नमस्ते दोस्तों, इस शानदार ऐतिहासिक सफर में सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने न केवल अपने समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक होने का रुतबा हासिल किया, बल्कि कला और संस्कृति के ऐसे प्रतिमान भी स्थापित किए जो आज तक हमें हैरान करते हैं। हम बात कर रहे हैं महान मौर्य साम्राज्य की। चंद्रगुप्त और अशोक जैसे महान शासकों द्वारा स्थापित ये साम्राज्य केवल अपनी विशाल सेना और असीमित सीमाओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अद्वितीय सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो साम्राज्य इतना अजेय और अमर लग रहा था, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया? आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम मिलकर इसी दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। यहीं पर हमारे आज के विषय का सबसे बड़ा और मूल विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ हमारे पास विशाल, बेतहाशा, शानदार और अजेय दिखने वाला साम्राज्य है जो पत्थरों को तराश कर अद्भुत कलाकृतियों का निर्माण कर रहा है, और दूसरी तरफ कुछ ही समय बाद वही साम्राज्य एक खाली खजाने और एक पूर्ण पतन का सामना कर रहा है। सच कहूं तो यह किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। हम आज ये समझेंगे कि कैसे कोई साम्राज्य अपने स्वर्ण युग की ऊंचाइयों को छूने के बाद इतनी तेजी से पतन के अंधेरे गर्त में जा गिरता है। खंड 1, शक्ति का चरम, अद्भुत कला और वास्तुकला। पतन की उस उलझन को समझने से पहले हमें मौर्य साम्राज्य की असली महानता और उनकी कला को करीब से समझना होगा। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प और ध्यान देने वाली बात है वो है ये शब्द एकाश्म या मोनोलिथिक। इसका सीधा सा मतलब है किसी एक ही बहुत बड़े पत्थर को काटकर और तराशकर कोई विशाल संरचना तैयार करना। अशोक के मशहूर स्तंभ इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जरा उस समय की इंजीनियरिंग की कल्पना तो कीजिए। बिना आज जैसी किसी भी आधुनिक मशीन के उन्होंने इतने भारी और विशाल पत्थरों को काटा और उन पर ऐसी चमकदार पॉलिश की जो आज हजारों साल बीत जाने के बाद भी शीशे जैसी चमकती है। सारनाथ का प्रसिद्ध सिंह शीर्ष, जिसे हम आज भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देखते हैं, इसी एकाश्म कला का एक बेहद शानदार और जीता जागता उदाहरण है। ये केवल एक कला नहीं थी, ये उनके तकनीकी प्रभुत्व का दुनिया के सामने खुला प्रदर्शन था। और ये चीज़ बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि कैसे उस समय वास्तुकला का उपयोग सिर्फ सजावट के लिए नहीं, बल्कि संचार के लिए किया गया। अशोक इतिहास के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने शिलालेखों यानी पत्थरों पर लिखे संदेशों के माध्यम से सीधे अपने जनता से संवाद किया। और जरा लिपियों की इस विविधता पर गौर कीजिए। उन्होंने इसके लिए केवल एक भाषा या लिपि का सहारा नहीं लिया, उन्होंने बाकायदा ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और ग्रीक लिपियों का उपयोग किया। तो सोचने वाली बात यह है कि ये हमें उनके साम्राज्य के बारे में क्या बताता है। ये साफ तौर पर साबित करता है कि उनका साम्राज्य भारत से लेकर ग्रीक प्रभाव वाले सुदूर क्षेत्रों तक फैला हुआ था और वे हर क्षेत्र के लोगों से उन्हीं की भाषा में जुड़ना चाहते थे। ये एक बेहतरीन रणनीति थी। इन विशाल स्तंभों और शिलालेखों के अलावा भी मौर्यकालीन वास्तुकला के दो और बेजोड़ मिसालें हैं जिन्हें हम किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहली है सांची का स्तूप, जो बौद्ध वास्तुकला का एक पूर्ण मास्टरपीस है, और दूसरी हैं बराबर की गुफाएं। ये गुफाएं कोई ईंट पत्थर जोड़कर नहीं, बल्कि ठोस चट्टानों को काटकर बनाई गई थीं, और इनकी अंदरूनी सतह इतनी चिकनी और पॉलिश की हुई है कि आज भी ये शीशे जैसी लगती हैं। सच में ये संरचनाएं मौर्यों के उस अद्भुत सांस्कृतिक और स्थापत्य गौरव के अंतिम और आज तक सीना ताने खड़े प्रमाण हैं। लेकिन अब हमें अपनी दिशा थोड़ी बदलनी होगी। सांची के स्तूप और इन चमकदार स्तंभों से निकलकर अब आते हैं एक बहुत ही गंभीर और उलझा देने वाले सवाल पर। इतने शक्तिशाली साम्राज्य का अंत आखिर हुआ कैसे? इतनी बेजोड़ तकनीक, इतनी विशाल और ताकतवर सेना और इतना सुव्यवस्थित प्रशासन, फिर अचानक ऐसा क्या गलत हो गया कि ये महान साम्राज्य इतिहास के पन्नों में ही सिमटकर रह गया? आइए इस रहस्य की तह तक पहुंचते हैं। खंड 2, पोस्टमार्टम, साम्राज्य के पतन के कारण। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी विशाल साम्राज्य एक दिन या एक रात में नहीं गिरता, इसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है। जरा इन कारणों और उनके प्रभावों को ध्यान से देखिए। ये केवल अलग अलग बिखरे हुए बिंदु नहीं हैं, ये एक घातक डोमिनो प्रभाव है जो एक के बाद एक चीजें गिराता चला गया। पहला कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी।
सम्राट अशोक एक बेहद शक्तिशाली शासक थे, लेकिन उनके जाने के बाद जो राजा आए वे इतने विशाल साम्राज्य का भार बिल्कुल नहीं उठा सके। दूसरा कारण इसी से गहराई से जुड़ा है, अति केंद्रित प्रशासन। मौर्य शासन में सारी शक्तियां मुट्ठी भर लोगों या कहें तो सिर्फ राजा के पास होती थीं। जब तक राजा मजबूत था, सब कुछ एकदम नियंत्रण में था, लेकिन कमजोर राजाओं के आते ही दूर दराज के इलाकों से उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। और अंत में वो सबसे बड़ा प्रहार, वित्तीय संकट। एक विशाल सेना को खड़ा रखने और अशोक द्वारा धर्म के प्रचार प्रसार पर बेतहाशा खर्च करने के कारण साम्राज्य का खजाना धीरे धीरे पूरी तरह से खाली हो गया। विनाश के इस पूरे मार्ग को इस टाइमलाइन के माध्यम से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जैसा मैंने कहा, ये सब रातों रात नहीं हुआ। अशोक के निधन के बाद के युग में एक के बाद एक कमजोर उत्तराधिकारियों ने सत्ता संभाली। फिर जैसे जैसे दशक बीतते गए, खजाना सूखता गया और इस कमजोर नेतृत्व के कारण साम्राज्य के बाहरी और दूर के क्षेत्र स्वतंत्र होने लगे। साम्राज्य तेजी से सिकुड़ने लगा और अंततः हम पहुंचते हैं 185 ईसा पूर्व के उस साल में, जब इस महान राजवंश पर अंतिम और सबसे घातक प्रहार हुआ। और पता है इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा क्या है? ये अंतिम प्रहार किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया था, ये खुद व्यवस्था के भीतर से हुआ था। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। जरा सोचिए, जिस साम्राज्य ने कभी पूरे उपमहाद्वीप पर अपने डंका बजाया था, उसका अंत उसके अपने ही कमांडर के हाथों हुआ। ये उन सभी व्यवस्थागत कमजोरियों और खोखलेपन का अंतिम परिणाम था जिसकी हमने अभी चर्चा की। और बस इसी के साथ महान मौर्य साम्राज्य का आधिकारिक रूप से अंत हो गया। हालांकि ये पतन बहुत ही दुखद था, लेकिन हम मौर्य साम्राज्य के शानदार योगदान को बिल्कुल नहीं भुला सकते। उनकी विरासत एक ऐसी प्रशासनिक एकता थी जिसने भारत को पहली बार एक ही सूत्र में पिरोया था। उनके द्वारा स्थापित की गई प्रशासन की नीतियां, कर व्यवस्था और न्याय प्रणाली इतने ज्यादा उन्नत थे कि आने वाली कई सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग साम्राज्यों ने उसी मॉडल को अपनाया। वे लोग भले ही समाप्त हो गए, लेकिन शासन और कला की जो छाप वे छोड़ गए वो हमेशा के लिए अमर हो गई। तो दोस्तों, इस पूरी दिलचस्प चर्चा के बाद आइए एक छोटे से लेकिन विचारोत्तेजक प्रश्न पर विचार करते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वो कौन था जिसकी हत्या के साथ ही इस महान युग का पर्दा गिर गया? उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक विश्लेषण से आपको इस महान साम्राज्य की कला, शक्ति और उसके पतन के कारणों को एक नए नजरिए से समझने में बहुत मदद मिली होगी। इसके जवाब कमेंट्स में जरूर साझा करें। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा कुछ नया सीखते रहें और अपनी जिज्ञासा बनाए रखें।